में ब्रिटिश स्वरोजता की स्थापना के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपनी और रियासतें जिसके अंदर आएगी, अर्थात ब्रिटिश स्वरोजता का उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से रियासतों का अंग्रेजों के समय से लेके और भारत की स्वतंत्रता तक किस प्रकार से एकीकरण हुआ, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। कंपनी और भारतीय रियासतें। भारतीय रियासतों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संबंधों के कई चरण देखने को मिलते हैं। इन रियासतों की संख्या 562 थी और उनके अधीन लगभग 7,12,508 वर्ग मील का क्षेत्र था। 1740 ईस्वी से पूर्व कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। 1740 ईस्वी में डुप्ले ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले से प्रेरणा लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार का पहला प्रयत्न 1751 ईस्वी में अर्काट का घेरा डालना था। 1757 ईस्वी और 1764 ईस्वी में क्रमशः प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी के निरंतर बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उसे दे दी। सर ली वार्नर ने अपनी पुस्तक द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया 1910 में अंग्रेजों के भारतीय रियासतों से संबंधों को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम है घेरे की नीति अथवा मध्य राज्य की नीति, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस 1765 से 1813 ईस्वी। कंपनी ने अपने निरंतर बढ़ते साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य स्थापित करने की नीति का अनुसरण किया। वारेन हेस्टिंग्स की यह स्पष्ट नीति थी कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। अतः अफगानों और मराठों से अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी ने अवध की रक्षा का भार अपने ऊपर इस शर्त के तहत लिया कि अवध का नवाब इस रक्षा के व्यय का बोझ उठाए। इस प्रकार कंपनी ने अवध की रक्षा से अपनी बंगाल को सुरक्षित किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय रियासतों को अपने रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर रहने के लिए बाध्य किया। उसने फ्रांसीसियों से भारतीय प्रदेशों को बचाने के लिए सहायक संधि की प्रणाली आरंभ की। इस प्रणाली के द्वारा उसने हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर आदि रियासतों और मराठा सरदारों को अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी पर आश्रित कर दिया। नंबर 2 है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन 1813 से 1857 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत में ब्रिटिश सर्वश्रेष्ठता के सिद्धांत का समावेश किया। उसने भारतीय रियासतों को अपने विदेशी संबंधों के लिए कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार करने पर बाध्य किया। यद्यपि आंतरिक मामलों में ये रियासतें स्वतंत्र थी, परंतु इन रियासतों में ब्रिटिश रेजिडेंटों की नियुक्ति की गई। प्रारंभ में ये रेजिडेंट कंपनी और रियासत के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करते थे, किंतु आगे चलकर उन रेजिडेंटों ने इन रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक स्वरूप समाप्त कर उसे राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया गया। इस नवीन स्वरूप के अनुसार साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल ने कुप्रशासन और वास्तविक उत्तराधिकारी की आड़ में भारतीय रियासतों पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया।
नंबर 3 है अधीनस्थ संघ की नीति, द पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन 1858 से 1935 ईस्वी। 1858 में ब्रिटिश सम्राट द्वारा सीधे भारत के शासन का उत्तरदायित्व संभाल लेने के बाद भारत सरकार एवं रियासतों के मध्य संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। सम्राट ने विलय की नीति को त्याग दिया और ये स्पष्ट किया कि वे अपने प्रदेश का विस्तार नहीं करना चाहते। ये नवीन नीति स्पष्ट रूप से उस राजभक्ति की का परिणाम थी जो इन रियासतों के राजाओं ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय प्रदर्शित की थी। इस नवीन नीति के अनुसार शासक को कुशासन के लिए दंडित किया जाता था या आवश्यकता अनुसार गद्दी से उतार दिया जाता था, किंतु उसके राज्य का विलय नहीं किया जाता था। इस प्रकार यह भी स्पष्ट कर दिया था कि गद्दी पर शासक का पैतृक अधिकार नहीं, भारतीय राजा को राज्य का प्रभुत्व नहीं वरन उसका प्रशासन चलाने का कार्य सौंपा जाता था। इसके अलावा उसका शासक बने रहना इस बात पर निर्भर था कि वह ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी राजभक्ति प्रकट करे। भारत सरकार को रियासतों की ओर से युद्ध की घोषणा, तटस्थता और शांति संधि करने का पूर्ण अधिकार था। अब राजाओं की परिषदें, द चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। 1905 से इन रियासतों के प्रति भारत सरकार की नीति बहुत सौहार्दपूर्ण एवं सहकारिता की रही। वास्तव में भारत में बढ़ती हुई राजनीतिक व्यग्रता के कारण भारत सरकार के लिए स्वाभाविक था कि वे अपने हितों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय रियासतों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाए। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राजाओं की एक अंत्य परिषद गठित की जाए ताकि ये लोग वायसराय के साथ सामूहिक हितों के मामलों पर विचार विमर्श कर सके, किंतु इंग्लैंड में यह सुझाव स्वीकृत नहीं हो सका। आगे चलकर चेम्सफोर्ड सुधारों में लिट्टन के उक्त सुझाव को मान्यता दी गई। लॉर्ड लिट्टन के सुझाव का क्रियान्वयन नरेश मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के गठन के रूप में किया गया। फरवरी 1921 में नरेश मंडल का विधिवत उद्घाटन किया गया। नरेश मंडल में प्रतिनिधित्व के लिए रियासतों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। नंबर 1 है पूर्व वैधानिक क्षेत्राधिकार रखने वाली 100 रियासतों को मंडल में सीधा प्रतिनिधित्व दिया गया। नंबर 2 है सीमित वैधानिक क्षेत्राधिकार रखने वाली 127 रियासतों के द्वारा चुने हुए 12 प्रतिनिधियों को मंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया। शेष 826 रियासतों को जागीरों अथवा सामंतशाही जागीरों के मालिकों की श्रेणी में रखा गया। यह नरेश मंडल मात्र एक सलाहकारी और परामर्शदात्री संस्था थी। इसका किसी रियासत के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं था। फिर आती है बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 ईस्वी, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ते हुए जन आक्रोश को दबाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के साथ मिलकर एक संघ के निर्माण की योजना बनाई, किंतु ये संघ केवल तभी अस्तित्व में आ सकता था जब कम से कम आधी जनसंख्या और ये सारी रियासतें संघ में सम्मिलित हो जाती। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित समस्त भारत के संघ की संघीय विधानसभा में देशी रियासतों को 325 में से 125 स्थान दिए गए। राज्य परिषद के 260 में से 104 स्थान इन रियासतों को प्रदान किए गए, किंतु रियासतों ने संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया। अतः प्रस्तावित संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। इस सफलता का प्रभाव इन रियासतों पर भी पड़ा। यहाँ भी उत्तरदायी सरकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए आंदोलन होने लगे। फिर रियासतों का एकीकरण और विलय। भारतीय रियासतों के भविष्य के संबंध में नीति निर्धारित करना एक कठिन कार्य था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी, वेवल योजना 1945 ईस्वी, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी और 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटली की घोषणा
आदि सभी में इन रियासतों के भविष्य पर विचार किया गया था। 20 फरवरी को अटली की घोषणा और 3 जून को माउंटबेटन की योजना द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि इन रियासतों को ये अधिकार होगा कि वे भारत या पाकिस्तान किसी में भी सम्मिलित हो जाए। माउंटबेटन में ने किसी एक रियासत या अनेक रियासतों के संघ को भारत या पाकिस्तान में पृथक तीसरी इकाई के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर गठित अंतरिम सरकार में सरदार पटेल को रियासती विभाग का मंत्री बनाया गया। सरदार पटेल ने इन भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और इनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक 136 क्षेत्राधिकारी यानी जूरिसडिक्शनल रियासतें भारत में सम्मिलित हो गई थी। कश्मीर ने विलय पत्रों पर 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जूनागढ़ एवं हैदराबाद ने 1948 में हस्ताक्षर कर दिए। बहुत सी छोटी छोटी रियासतें जो एक अलग इकाई के रूप में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं रह सकती थी का विलय संलग्न प्रांतों में विलय कर दिया गया। जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की 39 रियासतों का विलय उड़ीसा एवं मध्य प्रांत में कर दिया गया एवं गुजरात की रियासतों का बंबई प्रांत में। इन रियासतों के विलय का एक अन्य रूप ऐसी इकाइयों के रूप में भी गठित करना था जो केंद्र द्वारा प्रशासित की जाए। इस श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, भोपाल, बिलासपुर एवं कच्छ की रियासतें थी। एक अन्य प्रकार का विलय राज्य संघों को गठित करना था। इस प्रकार काठियावाड़ की संयुक्त रियासतें, मत्स्य की संयुक्त रियासतें, विंध्य प्रदेश और मध्य भारत के संघ, पटियाला और पूर्वी पंजाब की रियासती संघ पेप्सू, राजस्थान, त्रावणकोर, कोचीन की संयुक्त रियासतें अस्तित्व में आई। अब किस प्रकार से रियासतों का पुनर्गठन करके और भारत को एक किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस की एक प्रमुख मांग ये थी कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किए जाए। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग ने उग्र रूप धारण कर लिया। तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश के लिए आंदोलन करते हुए श्री रामल्लू की मृत्यु के कारण 1953 ईस्वी में यह प्रांत अस्तित्व में आ गया। 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पन्नीकर थे। इस आयोग ने सितंबर 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी और सुझाव दिया कि 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश बनने चाहिए। इसके फलस्वरूप त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर, कुर्ग, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश, भोपाल, विंध्य प्रदेश, अजमेर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और पेप्सू भिन्न भिन्न इकाइयों के रूप में नहीं रहे और A-B-C श्रेणी के राज्यों की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई। 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारतीय संसद ने पारित कर दिया और उसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1961 ईस्वी में बंबई को गुजरात एवं महाराष्ट्र में बांट दिया गया। 1962 में नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1966 ईस्वी में पंजाब से हरियाणा अलग कर दिया गया। संसद ने 2000 ईस्वी के वर्षाकालीन अधिवेशन में 3 नए राज्यों के गठन के लिए विधेयक पारित कर दिए। अब उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र को अलग करके उत्तरांचल, बिहार के दक्षिण क्षेत्र को अलग करके झारखंड तथा मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ के जिले अलग करके राज्य गठित कर दिया गया। संप्रति भारत में 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रकार हमने रियासतों के एकीकरण के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।